देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम टक्कर। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर इस आंदोलन की मार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। एसोचैम का कहना है कि रोजाना करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सीआई कह रही है कि पहले से ही दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था और दबाव में आ गई है। यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के आसपास करीब 1800 फैक्ट्रियों में ताला लग गया है। सोचिए उन मजदूरों का क्या होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर क्या देश की अर्थव्यवस्था से समझौता किया जा रहा है। यह सवाल उन लोगों के भी है जो किसान आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। अर्थव्यवस्था पर चोट, आंदोलन में ढूंढे जा रहे हैं वोट। आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर वाकई ऐतिहासिक होगी। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मेरे साथ आज एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा पे एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगे और आज की चर्चा सीएनबीसी आवाज पर देश की अर्थव्यवस्था पर और उसके हो रहे नुकसान पर। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी का केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। क्यों? हर पंजाबी जानता है कि मैं ईडी या दूसरे मामलों से डरने वाला नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल, आप अपनी आत्मा बेच देंगे अगर उससे आपके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईडी से डरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या यह सही नहीं कि इन 3 काले कृषि कानूनों में से एक कानून को जी अनुमोदित करके नोटिफाई कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? तो एक तरफ तो आप मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को भी खुश करना चाहते हैं। 2 किश्ती में जो सवार होता है वो नहीं चल पाता। एक किश्ती में सवार होइए केजरीवाल जी, आज भी भूल स्वीकारिए और वापस किसानों के साथ आ खड़े हो। किसान के आंदोलन पर किस तरह सियासी बिसात बिछाई जा रही है, ये वार पलटवार उसकी सिर्फ एक छोटी सी बानगी है। अल्ट्रा लेफ्ट पर किसान आंदोलन हाईजैक करने का आरोप भी लग चुका है। किसानों के आंदोलन के बीच एक नारा भी लगा, क्योंकि आप इसको अल्ट्रा लेफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, कि लगा कि जिसे इस देश के लोग या किसान भी पसंद नहीं करेंगे, वो नारा था हाय हाय मोदी मर जा तू। वो लेफ्ट के झंडे के नीचे वो नारा लगा। संस्थाएं वहां बैठी हैं, उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते, चर्चा भी नहीं करने देते, मुद्दों पे नहीं आने देते। जब संस्थाएं बनाते हैं अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट संस्थाएं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार से ताकत आज इस आंदोलन को हाईजैक कर। लेकिन आज आर पार में हम आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसमें आंदोलन के नाम पर सियासत की कीमत देश चुका रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते सप्लाई चेन पर पहले से दबाव है। किसान आंदोलन के चलते दबाव और बढ़ गया है। आंदोलन से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की रफ्तार घट सकती है। एसोचैम के मुताबिक आंदोलन से रोजाना करीब 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आंदोलन से कई राज्यों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में 1800 फैक्ट्रियों का कामकाज लगभग ठप हो चुका है। तुमने क्या दे दिया रे कांग्रेसियों, क्या दे दिया तुमने? आज बात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं घड़ियाली। मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। जहां देखो वहां हारते जा रहे हो। मैदान साफ होता जा रहा है।
किसानों के नाम पे मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। इस देश का किसान कभी भारत का नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन सवाल है क्या सियासत के नाम पर कुछ लोग किसानों को उकसाकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि सुखबीर बादल, एनडीए के पुराने सहयोगी, ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा और भयंकर हमला बोला है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, यह कहा है सुखबीर सिंह बादल ने। भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला कहा है कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, देश बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। सुखबीर सिंह बादल फॉर्मर डिप्टी सीएम पंजाब और पंजाब के बड़े नेताओं में से एक, एनडीए के घटक दल रहे। बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय केंद्रीय मंत्री एमओएस फाइनेंस जुड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन उनके पास जाने से पहले सुखबीर बादल ने बड़ा हमला बोला है और कहा है वो दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है, सुनते हैं क्या बोले सुखबीर बादल। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। पहले हिंदू मुसलमानों के रिश्ते बीजेपी ने खराब करे, अब हिंदुओं सिखों के रिश्ते खराब कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय केंद्रीय मंत्री एमओएस फाइनेंस। आपका अभिनंदन है अनुराग ठाकुर। मैं सीधे सवाल पूछने के लिए जाना चाहता हूं और आप सीधे जवाब देते हैं। अभिनंदन है आपका अनुराग जी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि इस समय की इस बड़ी खबर यह है, सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो इनको भाता नहीं है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में रख देते हैं। बताइए क्या कहेंगे। आपके पुराने साथी हैं, पुराने घटक दल रहे हैं और वर्षों से रहे हैं बड़े बादल साहब और सुखबीर बादल आप लोगों के साथ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सुखबीर जी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो पंजाब में केवल अपनी और अपनी पत्नी की सीट बचा पाते हैं, उसके बावजूद भी मोदी जी के गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाते हुए एक नहीं दो बार उनको कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। सबसे पुराना हमारा घटक दल है, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। क्रेडिबिलिटी उनकी जा चुकी है। उनको पंजाब में किसान मानता कौन है? जरा एक बार पंजाब के लोगों से पूछिए किस नाम से जाने जाते हैं। और अगर हिंदू सिख को इकट्ठा रखने में, इस ताकत को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शुरू से लेकर आज तक गठबंधन का धर्म निभाया है। छोड़कर ये गए क्योंकि किसानों को समझा नहीं पाए। हम आज भी किसानों को समझा रहे हैं कि क्रांतिकारी बिल कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी जी, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक। और अमीश जी मैं आपको एक बात कहूं, लेकिन अनुराग जी सुखबीर बादल कह रहे हैं ये हमें नहीं समझा पाए, किसानों को क्या समझाएंगे? ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, सिखों और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इनकी प्लानिंग ही पूरी है कि देश को तोड़ो। बहुत बड़ा हमला है ये। हमने बिल्कुल, देखिए ये इतना हल्का बयान है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अगर पाकिस्तान में भी जो गुरुद्वारा रह गया था उसको भी भारत के साथ जोड़ने का काम वहां पर जाने के किया तो मोदी सरकार ने किया। इसके अलावा भी इतने वर्षों तक पंजाब को इतने विकास के प्रोजेक्ट दिए मोदी सरकार ने दिए। गठबंधन का धर्म निभाया और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। पंजाब में लोग और ये पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज ये 2022 को अपना चुनावी वर्ष देखते हैं। हम किसानों की आमदन को दुगना करने का वर्ष देखते हैं। और इसका बड़ा कारण बताऊं, हमने कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने रखा किसानों की भलाई के लिए। पीएम किसान योजना शुरू की, साल का 6,000 रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में आता है। 6,000 रुपया यह आज तक कभी नहीं हुआ था। एमएसपी के दाम गेहूं धान के 43% बढ़े, दलहन तिलहन के 65-70% बढ़े। ये कांग्रेस 10 साल में नहीं बढ़ा पाई, हमने 5 साल में बढ़ाया। गेहूं की खरीद 73% बढ़ी, धान की खरीद 114% बढ़ी। और ये कृषि बिल पास करने के बाद भी एमएसपी के मूल्य बढ़ाए तो मोदी सरकार ने बढ़ाए। हमने कहा एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये पंजाब या कुछ राजनीतिक दल
या कुछ तंत्र ऐसा पीछे जुड़कर किसानों को भ्रमित करने का काम करता है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, फसल बीमा योजना हो, उसमें भी 3 गुना ज्यादा पैसा मुआवजे के रूप में मिला तो किसानों को मिला। पीएम किसान योजना में हजारों करोड़ मिला, मोदी सरकार के समय मिला। आपदा के समय भी 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने एमएसपी खरीद के लिए खर्च किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। अनुराग जी, मेरा सवाल, मेरा काउंटर, अनुराग जी मेरा काउंटर सवाल है, ये सब कुछ हुआ। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है, 2 दिन पहले मेरे साथ योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने भी बोला कि किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कल पीयूष गोयल भी हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि किसानों के लिए जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन ये किसान क्यों नहीं समझ पा रहा? आखिरकार ये वार्तालाप क्यों टूट गई? आखिरकार पिछले 20 दिनों से किसान सड़क पर बैठा है, समाधान नहीं निकल पा रहा। आप सरकार में हैं, आपने तो खुद इतने आंदोलन करे, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, हम भी आपको कवर करते थे अनुराग जी, और आपने जितने आंदोलन करे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं करे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हर आंदोलन जो सरकार के खिलाफ होता है वो देश विरोधी हो जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा पैमाना क्यों बनाया जा रहा है? ये विपक्ष इस पर आपको घेर रहा है देश भर में। ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, देखिए, 2 बातें मैं कहूं। अगर आप कहेंगे कि पूरे देश का किसान, नहीं, देश के बहुत सारे किसान संगठनों ने आके कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट किया, और जो वो हमारे किसान भाई धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, हमने उनसे 20 दिनों में खुलकर बढ़ चढ़कर बात की। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, सबने बात की, आगे भी करेंगे। और लोकतंत्र में बातचीत से ही समस्या का हल होता है। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब अपने टीवी चैनल्स पर सच्चाई देश के सामने रखते हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा, मूल्य भी मोदी सरकार ने पहले से ज्यादा किया, किसानों की जमीन को बचाने का काम मोदी सरकार ने कानून बनाया, केवल फसल बेचने का अधिकार दिया है, ये सब जब बताते हैं तो हर कोई पूछता है कि इसमें किसान के खिलाफ क्या है। लेकिन जब आप उनके बीच में जाकर कहते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं, आप तीनों बिल वापस लो। जब आप कहते हैं कौन सी चीज पे आपको दिक्कत है, कहते नहीं तीनों बिल वापस लो। तो अमरीश जी, मुझे याद आता है जिस तरह से जन लोकपाल और लोकपाल की चर्चा चलती थी, मीडिया के लोग भी आकर पूछते थे लोकपाल के लिए यस या नो, जन लोकपाल के लिए यस कि नो। तो मैं पूछता था बताइए किस इशू पे दिक्कत है, तो वो भी नहीं बताते थे। मुझे लगता है विषय की गहराई में कोई नहीं जा रहा है, इसलिए टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि एक एक विषय को लेकर किसान को कहां दिक्कत नहीं, है। ये बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है देश की जनता, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सटीक रिपोर्टिंग करें, सही रिपोर्टिंग करें। और आपकी बिल्कुल बात सही है कि सरकार ने नहीं, सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, आप तमाम मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी ने लगातार कहा है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन किसानों को अब कानून का जामा चाहिए, और तो और कांग्रेस को भी कानून का जामा चाहिए, जिन्होंने खुद इसको कानून नहीं कभी बनाया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कई आंदोलनों में भागीदार रहे, समाधान क्या है? समाधान क्या निकल सकता है? क्योंकि अगर अड़ियल रवैया रहेगा, सरकार बोलेगी हम कानून नहीं हटा रहे, सरकार का वो बयान आ चुका है, किसानों का आंदोलन है या फिर किसानों के पीछे जो लोग खड़े हैं, क्योंकि वहां तो उमर खालिद के पोस्टर भी दिखाए गए, वहां तो शर्जील इमाम के पोस्टर भी दिखाए गए, वहां तो लेफ्ट के झंडे के तले नारे लगाए गए, हाय हाय मोदी मर जा तू, इस तरह के नारे लगाए गए। तो आप समझ रहे हैं कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कोई हाईजैक करके बैठा हुआ है या कोई पीछे की ताकत है, तो समझौता होगा कैसे फिर? क्योंकि आप तो वित्त राज्य मंत्री भी हैं, आज एसोचैम की रिपोर्ट है, सीआई की रिपोर्ट है, लोगों को करोड़ों का घाटा हो रहा है, 3500 करोड़ का डेली घाटा हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है, जो ट्रैवल करते हैं वहां से, करेंगे क्या? इस पे 3 आपके मूल प्रश्न इस पे आते हैं, मैं पहले का उत्तर देता हूं। एमएसपी पिछले जब से शुरू हुई तब से केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं थे। हमने तो यहां तक कहा कि सरकार लिखित रूप में भी आपको देने के लिए तैयार है, तो ये इश्यू इनका रिजॉल्व होता है। दूसरा, आपने कहा इसमें ऐसी ताकतें जुड़ी हैं जो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो या कोई किसी के लिए कोई छूट कराने की बात हो, कुछ दूसरे तरह के तत्वों की बात हो, ये देश ने देखा है। अब देश इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है कि आखिर ऐसे लोग भोले भाले किसानों को गुमराह करके क्या एजेंडा अपना करना चाहते हैं। तीसरा बात आपने कही कि 3500 करोड़ रुपया एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर नुकसान हो रहा है। मैं कहूं अमीश जी, समय सबसे बड़ी चुनौती थी
कि महामारी के बाद इकोनॉमी की रिकवरी कैसे हो। जी, सारी दुनिया की एजेंसीज ने अब कहा कि भारत ने बहुत अच्छा किया, वी शेप रिकवरी हो रही है। 91,000 करोड़ रुपया सितंबर 2019 में इकट्ठा हुआ तो इस साल 95,000 करोड़ हुआ। पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ हुआ तो इस साल 1,05,000 करोड़ इकट्ठा हुआ। इसी तरह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा नवंबर में इकट्ठा हुआ। तो सबको लगा अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। तो बीच में जब कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जो अमरिंदर सिंह जी या बाकी कुछ लोग, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हो या बाकी कुछ लोग हों, जिन्होंने वायदे किए थे कि वो पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए, तो 2022 में क्या मुंह लेके जाएंगे, वो इसलिए इसको इशू बना रहे। दूसरा, राहुल गांधी जी, अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने 11 मुख्यमंत्रियों से अपने बात की, सब लोग कहते हैं एपीएमसी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, मंडी के अलावा भी व्यवस्था देनी चाहिए, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला। तो आज क्या कांग्रेस को सांप सूंघ गया है? आज क्या विपक्षी दल जो कल तक कहते थे, शरद पवार जी से लेके बाकी सब कहते थे ये करना चाहिए, नहीं कर पाए, इनमें दम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी में ताकत थी कि किसानों की आय को दुगना करना है। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया, लागत प्लस 50% भी दिया, अब इनकी आय को दुगना भी करेंगे, ये संकल्प लेकर चले हैं और ये करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। आप जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप पर, डीडीसी के चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है। क्या आपको लगता है कि इस बार वहां के परिवार छोड़कर बाकी लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है इन चुनावों के ऊपर, पूरी दुनिया की नजर है, सिर्फ देश की नजर नहीं है। इंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग इट। आपने बहुत सही कहा कि सही मायने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव तो एक उत्सव है, और जम्मू कश्मीर में 70 साल तक ये जिला परिषद के चुनाव नहीं करवाए गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए। ये मोदी जी ने यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। गुपकार गैंग जो केवल कुछ परिवारों की राजनीतिक सीट बनकर रह गई थी, सत्ता में वो लोग रहते थे, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आज 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत यह है अमित जी कि इसमें जो डराया गया था इन लोगों को कि गोली चलेगी, बम चलेगा, बंदूक चलेगी, लोग डरे नहीं, लोगों ने बैलेट का साथ दिया, बंदूक का नहीं दिया। जो कल तक युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूक पकड़ाते थे, लोगों ने कलम पकड़ने का काम किया और राजनीति में आकर सेवा करने का काम किया। इन्होंने कल तक जो जम्मू कश्मीर को बीमार किया था, मोदी जी ने 5-5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं डेवलपमेंट का चुनाव है, विकास का चुनाव है, हम इसमें भागीदार बनेंगे। 52% पोलिंग हुई भरी कड़ाके की ठंड में। ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर मन बना चुका है कि हम विकास की राह पर चलेंगे, विनाश के रास्ते पर गुपकार गैंग के साथ नहीं चलेंगे। हाल ही में डल झील में बीजेपी की एक नाव पलट गई थी, या फिर कहीं तो एक शिकारा पलट गया था, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक तंज भी कसा कि बीजेपी ने गजब का टाइम चुना है, इतनी सर्दी में अजीब वक्त चुना है प्रचार करने का। आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? फारूक अब्दुल्ला जी, जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखें, कश्मीर की जनता सड़कों पर है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, वोट डाल रही है, वोट मांग रही है। नहीं, उन्होंने जो आपका शिकारा पलट गया था, जिसमें आप ये केवल अब्दुल्ला परिवार, केवल मुफ्ती परिवार तक नहीं है, सैयद शाहनवाज हुसैन, केवल अब्दुल्ला परिवार मुफ्ती परिवार तक नहीं है, उसकी बात, उस पे तंज कटा उमर अब्दुल्ला। देखिए वो घर पे बैठे बैठे ट्विटर पर राजनीति करते हैं जी। ये लोग पहले कभी जमीनी नेता होते थे जो अपने आप को कहते थे, आज इनकी जमीन भी खिसक चुकी है और जमीनों के दलाल लोग यहां पर कहते हैं कि इन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं। जब रोशनी घोटाले में इनका अपना घर फारूक अब्दुल्ला जी का हो, उनकी बहन का हो, उनके भाई का हो, या फिर इनकी पार्टी के हेडक्वार्टर्स हो, ये रिपोर्ट में आया है कि गैर कानूनी और असंवैधानिक वो बिल था, इसमें 3,42,000 कनाल जमीन की लूट हुई है। इन जैसे भ्रष्ट नेताओं के कारण, व्यापारी अधिकारियों के मिली भगत के कारण आज वो जम्मू कश्मीर को जमीन वापस मिल रही है, तो इनको चुप रहा है। इनकी जमीन भी जाएगी और जो इनकी राजनीतिक जमीन थी वो भी खिसक रही है। इनका आज के बाद आप देखोगे गुपकार गैंग
यानी कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। किसानों से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपने पूरी बात रखी। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच अनुराग ठाकुर। हमारे साथ स्पष्ट बात करने ने बोला कि सुखबीर बादल जो है वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है, कांग्रेस जो है वो झूठ कर रही है, आडंबर कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आबे दुबे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के हैं, कृष्णमीन चौधरी है एसोचैम से एसके जिंदल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू आबे दुबे, इस समय महत्वपूर्ण यह है कि देश चले, क्या आप चाहते हैं देश रुक जाए? क्या आपको लगता है कि किसानों के नाम पर आपकी सियासी खेती आपको रिजल्ट्स दे? आपका उद्देश्य तो ऐसा नहीं होगा, आप तो देश को प्यार करने वाली पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बोलिए अबे दुबे, अभी आपने अनुराग ठाकुर को छोड़ा केंद्रीय मंत्री को, उन्होंने बोला आप में हिम्मत नहीं थी, आप सिर्फ बोलते थे, हमने कर दिखाया है। नहीं, वो गुपकार गैंग की बात कर रहे थे। ये गुपकार और फुफकार गैंग दोनों लद्दाख में साथ में है। ये तो सत्ता के लिए किसी भी हद तक किसानों पे आते हैं। आपने कहा सियासत हो रही है, सियासत हो रही है, आपने कहा हाँ सियासत भी होगी, खिलाफत भी होगी, अदावत भी होगी, हिमाकत भी होगी। अगर खेती के खिलाफ साजिश हुई तो प्रधानमंत्री जी बगावत भी होगी। आज समूचा देश हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है आपसे कि आप कम से कम किसानों की नहीं सुनते, कांग्रेस की नहीं सुनते, किसी दूसरे प्रतिपक्षी दल की नहीं सुनते, खुद की तो सुन लीजिए। आपने तो 2011 में कहा था प्रधानमंत्री जी, एक रिपोर्ट सबमिट करके कहा था आपने कि एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी अनिवार्य कर देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। आज आप कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो 292 मंडियों का सर्वे मैंने 15 राज्यों का किया है, धान का एमएसपी समाप्त हो गया। उस रिपोर्ट में आया उत्तर प्रदेश में 47% किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला, गुजरात में 83%, सुन लीजिए गौर से, मैं मंडी वाइज आपको वो सूची सौंप सकता हूं, कर्नाटक में 63%, तेलंगाना में 60%, कुल देश भर में 77% किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिला। हम ये क्यों कह रहे हैं? अभी अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज तक लागू नहीं कर पाए। नहीं अनुराग ठाकुर जी, ये जो कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, मैं एक छोटी सी बानगी बताता हूं। 6 जनवरी 2020 देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से आप मिले प्रधानमंत्री जी, आपने कहा औद्योगिक सुधार करना है, कानून में बदलाव करना है, आप सुझाव दीजिए, मैं आपके अनुसार बदलाव करता हूं। आप रतन टाटा के साथ अगर बैठ सकते हैं तो टिकैत के साथ बैठकर उसका कानून क्यों नहीं बना सकते? आप अगर अडानी जी और अंबानी जी के साथ बैठकर उनका कानून बना सकते हैं तो उग्रह के साथ क्यों नहीं? उनका कानून कैसे है मुझे बताइए ना, ये कॉर्पोरेट हाउसेस का कानून कैसे है? 2 पॉइंट में बताइए ना, कॉर्पोरेट हाउसेस का ये कानून कैसे है बताइए। और क्या पंजाब में जहां आपका शासन है वहां कॉन्ट्रैक्चुअल खेती होती है कि नहीं होती? बताइए हाँ या ना। देखिए वहां पे किस कॉर्पोरेट की आप मदद करें? कॉर्पोरेट आपने लगा रखा है। इस देश में कॉर्पोरेट घरानों को, इस देश के कॉर्पोरेट को जेल में डाल दीजिए। ये चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या है आप लोग? निर्णय करें आप लोग। बार बार ये कहना कि ये सूट बूट, ये कॉर्पोरेट इस देश के लोगों को नौकरी देता है। कॉर्पोरेट ने अगर इस देश में इंडस्ट्री लगाई है तो क्या गुनाह कर दिया है? क्या फांसी लगा देंगे उसको आप लोग? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, ये गुनाह, इररिलेवेंट बात कर रहे हैं आप लोग, ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं। किसान से पूछ के देखिए, किसान से पूछ के तो देखिए आप, क्या मध्य प्रदेश का किसान, क्या मध्य प्रदेश का किसान नहीं है? क्या राजस्थान का किसान नहीं है? क्या पंजाब के एक हल्के का किसान मारा जाएगा? बिहार का किसान नहीं मारा जाएगा? केरल का किसान नहीं मारा जाएगा? जो कॉफी की खेती करता है वो किसान नहीं है, जो चाय की खेती करता है वो किसान नहीं है। ये तो कमाल हो गया अबे जी, ये तो कमाल हो गया। बोलिए अबे जी। आज आपके टेलीविजन चैनल के एंकर ने मध्य प्रदेश के किसान से पूछा, शिवराज जी की सभा में फुटेज निकाल कर देखिए, उसने पूछा प्रधानमंत्री जी कानून लाए, अच्छा है। उसने कहा हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी एमएसपी हमको देंगे कानून बनाकर। यह किसान ने कहा, और यह समूचे देश के किसान की भावना है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे देश में यह जो कानून है इसके 6 प्रावधान 15 से 25 राज्यों में लागू है अमीश देवगन जी। और ये हमारे समय से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 जून 2001 में, सुनिए ना, मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपने पूछा क्या करते हैं पूंजीपति, तकरीबन 5 मिनट दिए अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर बीजेपी से थे, आपको मैंने अपनी बात को 5 मिनट रखने के लिए दिए।
अब मेरे को बीजेपी सांसद के पास जाने दीजिए, उनको मैं 1 मिनट सुन लूं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे साथ बाकी भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एसके जिंदल एसोचैम से, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से इंतजार कर रहे हैं, चौधरी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है एक एक करके हम बात कर लेते हैं ना। सुधांशु त्रिवेदी, एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी सरकार समझा नहीं पाई। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि अगर आडंबर विपक्ष कर रहा है, अगर झूठ कर रहा है, बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, सब लोगों और कुछ किसान 5% किसान ही उसके उनके झांसे में आ रहे हैं, जैसे आपके लोग बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, तो फिर आपके कम्युनिकेशन में गैप है। देखिए अमीश जी, कम्युनिकेशन की समस्या वहां पे आती है जब कोई चीज सही ढंग से संप्रेषित ना हो रही है। यहां तो सरकार पूरी ईमानदारी और खुले मन से काम कर रही है। यहां समस्या क्या है? आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। सरदार ऑफ बारदोली, किसानों का पहला सत्याग्रह, वहां से लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सत्याग्रह तक कोई ना कोई एक किसान नेता होता था। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी। आज पहली बार ऐसा है कि वो कोई नेता ही नहीं है। ये सब बात करेंगे। 42 यूनियन है, कोई ऐसी यूनियन आप बता सकते हैं इसका कोई अध्यक्ष ही ना हो? जो कहेंगे नहीं हमारे अगर 20,000 सदस्य हैं तो सारे 20,000 बात करेंगे। यह दर्शाता है कि सरकार के प्रति अविश्वास ज्यादा है या आपस में अविश्वास ज्यादा है। और मैं मान रहा हूं उस अविश्वास में उन किसानों का दोष नहीं है। कई यूनियनों ने खुले रूप से कहा कि हम खुले मन से इन बातों के ऊपर विचार करने को तैयार हैं, हम हट रहे हैं। कुछ एक ने सरकार के कदम का समर्थन भी किया। ये जो पीछे से सियासत कर रहे हैं ना, अभी मैं सुन रहा था अभय दुबे जी कुछ बोल रहे थे, अदावत भी होगी और ये भी होगी, तो मैं आपको उसी मेरे मन में बादल ने भी कुछ बोला बात है। हाँ नहीं, मैं उसी को बता रहा हूं। अभी मैं जो इन्होंने दुबे जी ने बोला, तो मैं कहना चाहता हूं जब न लियाकत न होगी और सदाकत न होगी, केवल और केवल सियासत ही होगी, शरारत भी होगी, तो याद रखिए हर एक मोड़ पे लानत भी होगी, मलानत भी होगी और एक सियासी मैदान में जलालत भी होगी। इसलिए आप इस मामले को सियासत से दूर रखिए। और जहां तक सुखबीर बादल जी की बात है, तो भाई मैं तो ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, बड़ी दुख की बात है कि आज वो ऐसी बात कह रहे हैं उस पार्टी के लिए। बड़ी विचित्र बात है। हमारी पार्टी पर तो आरोप लगाया जाता है कि हम तो अखंड भारत की बात करते हैं और करें टुकड़े टुकड़े। पहले 2 में से एक आरोप वापस ले लें। हम पे भी आरोप लगाया जाता है ना कि हमारी पार्टी उस विचार को प्रतिनिधित्व करती जो अखंड भारत की बात करता है, और आज वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े। अपना कितना घनघोर विरोधाभास है। यही मैं कह रहा हूं, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की लीगेसी और यहां आकर क्या परिवर्तन हो गया। जैसे वहां स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के आके कई बार होता है कि जो जमीन से उठी हुई पीढ़ी होती है, जिसने खुद संघर्ष किया होता है, जैसे गांधी जी थे और आज राहुल गांधी जी हैं, और जिसे सुविधा विरासत में थाली में सजा के मिलता है, तो दोनों की राजनीति में अंतर होता है। इसलिए वह स्वाभाविक है, उस पर मैं उनको कोई बहुत दोष नहीं देना चाहता हूं। हाँ, एक बात मैं अभय दुबे जी से कहना चाहता हूं। आपने भी एक बात कही, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। होशंगाबाद में पहला मामला हुआ है कि जब किसान ने एसडीएम कोर्ट में जाकर यह शिकायत की कि 2950 रुपए के ऊपर उसको नहीं मिल रहा है, और आदेश हुआ 24 घंटे में कंपनी का जो निर्धारित मूल्य था उसको पेमेंट करने का। ठीक है, अभय दुबे को 30 सेकंड, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं आम आदमी पार्टी और जिंदल साहब और कृष्णवीर चौधरी के बीच। ओके, मंडी में एक समस्या उत्पन्न हो गई। अभय दुबे जवाब। अभय दुबे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि विपक्ष किसानों के कंधे से बंदूक चला रहा है। आज रण ऑफ कच्छ में थे प्रधानमंत्री जी, तो मैं प्रधानमंत्री जी को साफ कर देना चाहता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, ये संघर्ष बड़ा भीषण होगा। रण किसके साथ होगा? याचना नहीं अब रण होगा, ये संघर्ष बड़ा भीषण होगा। सुनने में, कहने में तो बहुत सुंदर लग रहा है अभय जी, आपको इसके लिए मैं दाद भी देता हूं, लेकिन रण किसके साथ होगा? रण किसके साथ होगा? जुल्मी सत्ता ये जो जंग होगी है किसके साथ होगी? सत्ता के साथ, इसमें बंदूकें चलाई जाएंगी, ऐसी जंग होगी ये ये देख रहे हैं ना आप सड़कों पर, अरे आंसू गैस के बम उन्होंने छोड़े हैं, पानी की बौछार उन्होंने की है। हम तो अहिंसक तरीके से किसान सब सहने को तैयार है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों बोला था कि देश की सुरक्षा को भी खतरा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों बोला था? कैप्टन अमरिंदर सिंह सही थे कि अभय दुबे सही है? निर्णय करिए आप। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान था कि नहीं था अभय दुबे जी? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप रोक दीजिए। पहले मैं इस झूठ क्या बोला था कैप्टन साहब ने? पहले मैं इस झूठ को बेनकाब कर दूं, बार बार 3 दिन से सुन रहा हूं। कृषि मंत्री भी कह रहे हैं अरे होशंगाबाद में निर्णय हो गया। कृषि मंत्री, मैं कैप्टन साहब पे पूछ रहा हूं, होशंगाबाद की आप जवाब दे दीजिएगा। मैं कैप्टन साहब पे पूछ रहा हूं, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। ये रण होगा और बड़ा भीषण होगा।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कैप्टन साहब ने क्यों बोला था कि यह आंदोलन अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अब देश की सुरक्षा पे भी खतरा है? क्यों बोला था ये? वो तो बीजेपी के मेंबर नहीं है, सरकार से वो तो आग्रह केंद्रीय किया सरकार था, का हिस्सा नहीं है, गृह मंत्री वो तो से सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी से नहीं है। क्यों बोला था? उन्होंने सरकार से आग्रह किया था और निकलकर साफ भी किया उन्होंने कि गृह मंत्री को मैंने बताया है कि आप तुरंत किसानों का समाधान कीजिए, तीनों कानूनों को वापस लीजिए ताकि हम सुरक्षा की स्थिति। देखिए, एक सीएम कह रहा है बॉर्डर स्टेट का कि यही देश है। की सुरक्षा पे खतरा है। वो देश को सुरक्षा पे खतरा क्या था आप बता दीजिए। मैं तो आपके कपिल सिब्बल के बयान पे नहीं जा रहा, शरद पवार की चिट्ठी पे नहीं जा रहा, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं जो हाल ही में हुई है। कैप्टन साहब का बयान था, वो क्यों बयान था आप मुझे बता दीजिए। मैं 3500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है उस पर नहीं जा रहा अभी। उन्होंने बोला, उन्होंने दोनों बातें रखी। उन्होंने बोला अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है, उन्होंने बोला देश की सुरक्षा में भी खतरा है, पंजाब की इकोनॉमी हैम्पर हो रही है। उन्होंने बोली नहीं बोली ये बात? दोनों बातें बोली। आप जानते हैं जब मोदी सरकार ने पूरी तरह अर्थव्यवस्था को डुबाकर -23.9% कर दिया, जब इस देश का भाग्य विधाता अन्नदाता किसान है जिसकी ग्रोथ रेट की वजह से हिंदुस्तान बचा है, आपने असीमित मात्रा में संग्रहण करने की सवाल पर जवाब नहीं हुआ। मैं कृष्णबीर चौधरी के पास चलता हूं और आम आदमी पार्टी के पास चलता हूं। चौधरी एक सेकेंड, सौरभ भारद्वाज मैं आपके पास आता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि केजरीवाल साहब, आप कल भी थे हमारे साथ, केजरीवाल साहब दो नाव में सवार हैं। कैप्टन साहब ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना होगा। आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है, किसानों को भ्रमित किया गया है और विपक्ष ने किसानों को भ्रमित किया है। किसान हित में कृषि सुधार कानून है, पुरानी सरकारें भी इस सुधार के हक में रही हैं। किसानों की शंका हम दूर करेंगे, हर हाल में दूर करेंगे। और दिल्ली में किसानों को डराने की साजिश हो रही है। क्या सौरभ भारद्वाज इस साजिश का आप भी हिस्सा है, यानी आपकी पार्टी भी हिस्सा है? आपकी पार्टी अपनी नई लॉन्चिंग कर रही है, वो यूपी में भी जा रही है, उसे लग रहा है पंजाब में भी उसको सत्ता मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपके सत्ता संघर्ष के लिए किसानों का आंदोलन है जैसा अन्ना हजारे का आंदोलन था दिल्ली की सत्ता के लिए? सौरभ जी, आप देख लें तो ये सीधा सीधा किसान के विरोध में है। पहला कानून ये कहता है कि आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित होती थी मंडियों के अंदर जो आदमी बैठा है वो आपको एमएसपी देने के लिए सुनिश्चित करती थी सरकार। अब पैरेलल मंडी बनेगी तो वो एमएसपी धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 2, जब कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बड़ी बड़ी जमीनें ले लेंगे और किसान को, जो उस जमीन का मालिक है, उसको अपनी ही जमीन पे मजदूरी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक सेकंड में आपको टोकता हूं, कॉर्पोरेट फार्मिंग पंजाब में है कि नहीं है? आज की तारीख में कॉर्पोरेट फार्मिंग पंजाब में है कि नहीं है मौजूदा पंजाब में? कालाबाजारी और भंडारण ये दोनों लीगलाइज हो जाएंगे। आपको जो दाल आज 120 रुपए किलो मिल रही है वो आपको 350 रुपए किलो मिलेगी। सरकार मूक दक्षक बनके बैठेगी। अब रही बात दूसरी चीज की, आप वो बात कर रहे हैं सौरभ जी, माफ करिए, आप वो बात करें कि आने वाले दिनों में ऐसे कैसे हो जाएगा कि दाल 300 रुपए किलो हो जाएगी? दूसरी बात, क्या पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग है कि नहीं है? सौरभ जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मैंने कमोडिटी मार्केट को 7 साल कवर करा है। मैंने 7 से 8 साल कमोडिटी मार्केट को कवर करा है बिजनेस चैनल में। जी, पंजाब के अंदर एक बहुत छोटे सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग है। वो गेहूं और ये जो चावल है इसके ऊपर नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, दाल चावल गेहूं। तो कितने रुपए किलो होगी पंजाब में दाल? होती है पंजाब में 300 रुपए किलो होगी दाल। नहीं कर सकते, कॉफी की कालाबाजारी नहीं हो सकती इस देश के अंदर। अब क्यों नहीं होगी कॉफी की कालाबाजारी? आप कह रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं, दाल आप कह रहे हैं जिस भी कमोडिटी पर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है उस कमोडिटी की कीमतें क्या 3 गुना हो गई, क्या 4 गुना हो गई, क्या मार्केट प्राइस से ज्यादा है वो? आप मुझे बताइए हाँ या ना में। मैं तो पूरा जी, आप एवोकाडो, अगर एवोकाडो है उसकी कालाबाजारी नहीं कर सकते आप, कॉफी की कालाबाजारी नहीं कर सकते, लोग पीनी बंद कर देंगे, लोग एवोकाडो खाना बंद कर देंगे। अच्छा, मगर गेहूं चावल दाल जो बेसिक कमोडिटी है, प्याज आलू, इसकी कालाबाजारी आपने पिछले 50-60 सालों में हर बार सुनी होगी। और बड़ा आसान है, आप सामान को दबा लें, अपने आप डिमांड बढ़ती है, सप्लाई। मैं कृष्णबीर चौधरी और जिंदल साहब का एक रिएक्शन है, तो सुधांशु फिर मैं आपके पास आऊंगा।
लीगलाइज करने वाली है। ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, ये आम जनता के खिलाफ भी ये कानून है। अब कृष्णवीर चौधरी, पहले आप और फिर एसके जिंदल साहब। कृष्णवीर चौधरी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी, आपको तीनों को आपने सुना, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो जो दिल्ली के सरकार की बात है, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आपने नरेला और बवाना की मंडी में गेहूं की खरीद क्यों नहीं की? अगर आप इतने हमदर्द बनते हैं किसानों के, आपने इस कानून को नोटिफाई कर दिया आपने तो दिल्ली के लिए। आप किस तरीके की, भैया 2 तरीके की बात क्यों करते हैं? ये तो है दिल्ली की हकीकत, दिल्ली की बात तो ये। पहली वाली सरकारें भी यही काम कर रही थी, इन्हीं कानूनों को, एपीएमसी को और इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया नहीं है, देश के 15 स्टेट में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है, बड़े सब जगह होता है। लेकिन अब ये कहना कि जमीन लुट जाएगी, किस तरीके से गुमराह किया गया। देखिए, ये जो हकीकत है उस पर बात करनी चाहिए हमको। दूसरी बात ये है कि मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा। एमएसपी के दाम भी बढ़ा रही है सरकार। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिस 92% किसानों को आज तक एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिला, अगर विकल्प हो जाएं तो उन गरीबों से क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ बड़े लोगों की वकालत करेंगे तमाम राजनीतिक दल जिनको एमएसपी का भी लाभ मिला? पंजाब में 98% धान की खरीदी सरकार एमएसपी करती है, गेहूं की करती है। आप ये तो बताइए जिसकी खरीदी नहीं हुई, अभी कह रहे थे मेरे मित्र के वहां इतना नहीं हो, वहां इतना। आप इतना सही कह रहे हैं, 92% को नहीं मिलता देश के किसानों को। 14 करोड़ 30 लाख परिवार हैं किसानों के, उनमें अगर 92%, हाँ, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आ सकता, उसके बाद गाड़ियां नहीं है, उसके बाद संसाधन नहीं है, उसके बाद बाजार भी नहीं मिला, आज तक शोषण हुआ है, गरीबी में मरा है, ना दवाई खाने को पैसे हैं, ना बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं, ना कपड़ा खरीदने को पैसे हैं, ना बच्ची की शादी करने को पैसे हैं। उसको तो वो तो कर्जे में ही दबा, कर्जे में पैदा हुआ, कर्जा लेके खाद खरीदा, कर्जा लेके बीज खरीदा और कर्जा में ही मर गया। ये है इस देश के 92% किसानों की सच्चाई और ईमानदारी। मेरा हाथ जोड़ के राजनीतिक दलों से निवेदन है, मत करिए राजनीति, मत करिए किसानों के कंधे पे राजनीति, खिलवाड़ करना बंद करिए। बहुत कर ली राजनीति आपने, बहुत कर लिया शोषण। अब हमारी मर्जी है, जबरदस्ती हमसे कोई कुछ नहीं करा सकता। ना जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है, ना जबरदस्ती कोई हमसे खरीद सकता है। हमें मंडी में अच्छा लगेगा मंडी में बेचेंगे, हमें कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगेगा बेचेंगे, बाहर मिलेगा। अगर विकल्प मिलते हैं बाजार में तो भी भला होता है, अगर विकल्प नहीं है तो माल की दुर्गति होती है। अभी कल 1 रुपए किलो हरियाणा में गोभी किसानों को इसलिए बेचनी पड़ी क्योंकि वो ला नहीं पाए बाजार तक, जो है रास्ते बंद होने की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी बात पर मैं आना चाहता हूं। कृष्णवीर चौधरी साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। मैं एसके जिंदल के पास इसी पॉइंट पर जाना चाहता हूं। एसके जिंदल एसोचैम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कमोडिटी बाजार को एसके जिंदल बहुत भली भांति समझते हैं, उनको परखा हुआ है, उनका अनुभव है। आज उनके एक्सपीरियंस के लिए मैं इस कानून पर उनको लेकर आया हूं न्यूज 18 पर। वो कोई नेता नहीं है, वो आज मेरे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में आए हैं। जिंदल साहब, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एसोचैम और सीआई की दोनों की रिपोर्ट आई है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है। एसोचैम ने तो आंकड़ा दिया 3500 करोड़ का। यह नुकसान किसका है? देशवासियों का नुकसान है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के आम लोगों के लिए फायदेमंद है क्या? अमीश जी, देखिए, नुकसान जो भी होता है वो देशवासियों का होता है और देश का होता है। बाकी लोग तो सिर्फ अपने अपने स्वार्थ पूरा करके निकल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 साल में जो अभी सरकार चल रही है उसने जो किसानों के लिए किया है, उससे पहले मैंने अपने 46 साल के व्यापारिक जीवन में नहीं देखा था किसी सरकार ने किसानों के लिए इतना किया हो जो पिछले 6 साल से हर बजट में होता आ रहा है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट के अंदर किसानों का ध्यान रखा जाता है। मेरा ये मानना है कि इन 3 बिलों में मैं कुछ गलत नहीं देख रहा। ये लोग क्या गलत देख रहे हैं कि ये लोग देख रहे हैं कि इससे इनका वो किसान इनके चुंगल से बाहर चले जाएंगे।
तो वो इनके लिए, उनको वोट के बारे में उनको लगेगा मुश्किल होगा इनको काबू करना। मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा कि मैं नहीं करूंगा। कोई मेरे सिर के ऊपर बंदूक रख करके मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकता। तो अगर मुझे जो चीज अच्छी लगेगी, मेरे पास सब तरह के विकल्प हमें किसानों को देने चाहिए, जो किसान को पसंद हो, जो कि मार्केट फोर्सेस पूरे संसार के अंदर मार्केट फोर्सेस ही तय करती हैं। साहब, क्या, क्योंकि आप एसोचैम से इंडस्ट्री बॉडी है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक तरह से जो हेट्रेड कराने की कोशिश है, क्योंकि वही लोग टैक्स देते हैं, काम करते हैं उनके कंपनियों में जो लोग, वो भी टैक्स देते हैं, जिससे रोड्स बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है देश का, बड़े बड़े पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। हम चाहते क्या है? क्या हम इंडस्ट्री फ्री, कॉर्पोरेट फ्री इंडिया चाहते हैं? बहुत ही इल फाउंडेड सोच है वो, बहुत ही बचकाना सोच है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना कॉर्पोरेट को एक बारी बाहर निकाल के आप रख लीजिए अर्थव्यवस्था से, देश से, और फिर सोच के देख लीजिए क्या उसके बिना देश चल जाएगा? कौन सा देश चल रहा है बिना कॉर्पोरेट के? कॉर्पोरेट ही टैक्स देता है, कॉर्पोरेट ही प्रोडक्टिविटी देता है, कॉर्पोरेट ही जॉब्स देता है, और उसी से सब चलता है। तो कॉर्पोरेट भी एक पूरा हिस्सा है देश को चलाने में। देश बढ़िया से चलेगा, बिना कॉर्पोरेट के कोई देश धरती पर नहीं चल रहा। तो हिंदुस्तान को क्या ऐसा लग रहा है कि बिना कॉर्पोरेट के यहां पर देश अच्छा चल सकता है? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स से देश चल सकता है? सिर्फ सियासत से? अगर सिर्फ सियासत से चल सकता तो किस पे सियासत करेंगे? सर, मैं तो कहता हूं, मेरा तो कहना है कि किसान और कॉर्पोरेट इस देश का हिस्सा है। कॉर्पोरेट और किसान इस देश का हिस्सा है, उनका बराबर का हक है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान तो ना करें। सुधांशु त्रिवेदी, आपकी सरकार पर बार बार ये ब्लेम आता है, सूट बूट की सरकार है, ये सब कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए हो रहा है। अभी भी आपने देखा अभय दुबे ने जिस बात का जिक्र करा, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार कॉर्पोरेट इंडिया की आपसे शिकायत रहती है कि आप तो सुनता ही नहीं है किसी की, चाहे वो आईसीआईसी बैंक की चंदा कोचर का केस हो, चाहे वो यस बैंक के राणा कपूर का केस हो, चाहे वो किंगफिशर के विजय माल्या का केस हो। कॉर्पोरेट इंडिया की आपकी शिकायत रहती है कि आप तो अगर कोई घोटाला होता है उठा के सीधा जेल में कर देते हैं। बिकॉज आई एम कवरिंग बिजनेस ऑल्सो, दैट इज व्हाई आई नो इट। सुधांशु, देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, तो आपको तो दोनों तरफ में मार पड़ रही है। देखिए, एक बड़ी भारी समस्या जानते क्या है? चाहे बड़ा व्यक्ति हो अपराधी या छोटा, हम दोनों को समान रूप से डील किए। आपने देखा, विजय माल्या हो या मोदी हो, ललित मोदी या मेहुल चोक्सी, सबके ऊपर कार्रवाई हुई, सब पे केसेस हमारे दौर में दर्ज हुए। बड़ा अपराधी या छोटे अपराधियों में हम भेद नहीं करते कि चोर उचक्का तो जो अपराधी है और आतंकवादी जो है वो हालात का मारा है, ऐसा भी नहीं करते। तो चाहे अपराध करने वाला हो, चाहे आर्थिक अपराध करने वाला, हम समान रूप से। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब हम कारपोरेट की बात करते हैं सिर्फ मालिक थोड़ी आता है। कारपोरेट में इंजीनियर भी है, कारपोरेट में एम्प्लॉय भी है, कारपोरेट में वो भी है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लोअर मिडिल क्लास है। कारपोरेट में वो भी है जिसने अपने शेयर खरीद रखे हैं, छोटे मोटे शेयर, 10,000, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए के शेयर। तो जब आप कहते हैं कारपोरेट, तो भाई कारपोरेट में हम एक तरफ हम कहते हैं सर्विस सेक्टर में इतनी सारी नौकरियां आती हैं, वो सब तो कारपोरेट में ही काम कर रहे हैं। समस्या जानते हैं हम इसी क्या है? 1976 में जब संविधान का प्रियम्बल बाबा साहब की आत्मा को कुचलकर यह संशोधित किया गया था, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द डाला गया था, और दोनों की ऐसी विचित्र व्याख्या की गई कि सेकुलर वर्ड का व्यवहारिक मीनिंग हो गया कि एंटी हिंदू पॉलिसी करो तो वो सेकुलर है, और सोशलिस्ट वर्ड का यह व्यवहारिक मीनिंग कर दिया गया अपने मूल अर्थ से भटकाकर कि एंटी डेवलपमेंट की बात करो तो वो सोशलिस्ट है। और इसलिए आप देख लीजिए, दुनिया में कहीं अब ये नहीं रह गया। चाइना कहने को सोशलिस्ट है, वो हमसे ज्यादा कैपिटलिस्ट है, हमसे ज्यादा वो इकोनॉमी की तरफ है। और मजे की बात यह है कि जो वहां का लाल झंडा उठाते हैं, यहां हमारे लिए समस्या की वास्तविकता यह है कि किसान हो या व्यापारी, अबे दुबे, तीनों का समान रूप से पंजाब की पॉलिटिक्स में तो आपको केजरीवाल ने झटका दे दिया। पंजाब की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में आप इस समय आप कहां हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के अंदर केजरीवाल ने एक एज बना लिया अपना। क्या आपको लगता नहीं है ये किसान आंदोलन जो है ये आपकी पंजाब की राजनीति के लिए भारी पड़ गया है? क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो वार पलटवार हो रहा है कैप्टन साहब में और अरविंद केजरीवाल में और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कल हमला बोला है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब अमीश देवगन जी बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहते, हम खुद स्वागत करने जाएंगे।
प्रधानमंत्री जी अभी मैं पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि कैप्टन डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला कैप्टन डरते हैं। मैंने आपके बीच में मुझे प्लीज सर बोलिए, प्लीज मुझे मेरा वक्तव्य करने में 40 सेकंड सिर्फ दीजिए। सिर्फ देखिए जिंदल साहब, मैं नहीं जानता कि जून 2014 का मोदी जी का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा समर्थन मूल्य के ऊपर अगर किसी सरकार ने बोनस दिया तो उनसे अनाज खरीदना बंद कर दूंगा, वो आपको अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि 2014 दिसंबर का जो भूमि के उचित मुआवजे का कानून जो सब मिलकर लाए थे कांग्रेस बीजेपी, वो मोदी जी एक के बाद एक अध्यादेश देकर खत्म कर रहे थे, वो शायद आपको फैसला अच्छा मोदी सरकार का लगा हो। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं लागत का 50% ऊपर दूंगा तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, व्यापारियों के पक्ष में खड़े होंगे, शायद वो आपको अच्छा लगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 26,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों की जेब में चले गए जिंदल साहब, शायद वो फैसला आपको अच्छा लगा हो। या ये काले कानूनों के कृष्णवीर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी रिएक्ट करना चाह रहे हैं जिंदल साहब से पहले। कृष्णवीर चौधरी 20 सेकंड। चौधरी साहब आई थिंक ओके, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात को रखा। कृष्णवीर चौधरी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी, अबे दुबे जी, जब 2019 के चुनाव से पहले एक बात का जवाब दे जब दीजिए। 6,000 रुपए हर फार्मर को देने की बात की थी तो कहा गया कि चुनाव से पहले किस्त दी जाएगी 2,000 रुपए की, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अब बराबर दिया जा रहा है तो उस बात को अब चुप्पी साध ली गई है। उस गरीब की सोचिए जिसकी जेब में 500 रुपए का नोट नहीं होता, जिसके पास खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, आपकी बात के अंदर एसके जिंदल तो बाजार में जाके वो अपने खेत के लिए खाद खरीदता है, दवाई खरीदता है, जिंदल साहब 20 सेकंड, और अपने परिवार पालता है। देखिए ये हकीकत। जी जिंदल साहब 20 सेकंड। देखिए सियासत का नजरिया और हो सकता है, जो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि मोदी साहब का जो 6 साल से मैं नजरिया देख रहा हूं, किसानों के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, कोई संदेह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो लोग इसको अपने अपने मतलब के लिए अपने अपने ढंग से इसको पेश कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। और सच्चाई मेरा ये भी मानना है कि कभी छुपी नहीं रहती, वो आगे आई जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सच्चाई छुपी नहीं रहती, वो हमेशा सामने आ जाती है और झूठ की परत भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन सोच के देखिए 1800 फैक्ट्रियां जो बंद हैं उसके मजदूरों को भी नुकसान हो रहा होगा। कितने हजारों मजदूर होंगे, कितने लाखों मजदूर होंगे, लेकिन शायद सियासत की जो रोटी सेक रहे हैं उनको उनकी चिंता नहीं है कि 20 दिन में उनके घर रोटी सिकी या नहीं सिकी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं बोलता हूं जय जवान जय किसान, जीता रहे हिंदुस्तान।